सोचिए, आज से 4.6 बिलियन साल पहले ना कोई इंसान था, ना डायनासोर, ना पानी, ना हवा। सिर्फ आग, सिर्फ पत्थर और एक घूमता हुआ जहन्नुम। लेकिन इसी जहन्नुम से जन्म हुई जिंदगी की। और आज वो जिंदगी खुद अपने घर का भविष्य तय कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धरती के इतिहास के बारे में, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले न दिन था, न रात, न आकाश था, न धरती। चारों ओर केवल असीम अंधकार फैला हुआ था, जिसमें गैस और धूल के विशाल बादल तैर रहे थे। न कोई आवाज थी, न कोई जीवन। लेकिन इसी खामोशी के भीतर एक ऐसी कहानी छिपी थी जो आगे चलकर जीवन, महासागरों, जंगलों और इंसानों को जन्म देने वाली थी। ये कहानी है हमारे घर की, हमारी धरती की। एक ऐसी यात्रा जो अरबों वर्षों में फैली हुई है और आज भी जारी है। ये केवल विज्ञान की कहानी नहीं, बल्कि अस्तित्व, संघर्ष और पुनर्जन्म की गाथा है। ये वीडियो आपको समय में पीछे ले जाएगा, उस दौर में जहां घड़ियां नहीं थीं और इतिहास नहीं लिखा गया था। ये धरती की वह कहानी है जो चट्टानों, पहाड़ों और समुद्रों में दर्ज है। हम जानेंगे कि कैसे आग के गोले से एक जीवनदायक ग्रह बना, कैसे जहरीली गैसों से सांस लेने लायक हवा बनी और कैसे निर्जीव रसायनों से जीवित कोशिकाओं ने जन्म लिया। ये यात्रा धीमी थी, लेकिन हर बदलाव ने भविष्य की नींव रखी। और आज जब हम इस ग्रह पर खड़े होकर इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये कहानी और भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। सब कुछ शुरू हुआ ब्रह्मांड से। लगभग 1380 करोड़ वर्ष पहले एक घटना घटी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी के साथ समय, स्थान और ऊर्जा का जन्म हुआ। धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से पहले तारे बने, फिर आकाशगंगाएं। अरबों तारों के बीच हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी। इसी गैलेक्सी के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। यही बादल आगे चलकर हमारे सूर्य और सौर मंडल का आधार बना। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वह गैस और धूल का बादल सिमटने लगा। जैसे जैसे वह सिमटा, उसके केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता गया। अंततः वहां नाभिकीय संलयन शुरू हुआ और सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर बची हुई धूल और चट्टानी कण एक चपटी डिस्क में घूमने लगे। समय के साथ ये कण आपस में टकराए, जुड़े और बड़े पिंड बनते गए। इन्हीं पिंडों में से एक था हमारा ग्रह पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी आज की तरह सुंदर और शांत नहीं थी। ये आग का एक उबलता हुआ गोला थी। इसकी सतह पर लावा बहता रहता था और आकाश से उल्कापिंड लगातार गिरते रहते थे। हर टक्कर धरती को और अधिक गर्म कर देती थी। वातावरण में ऑक्सीजन का नामोनिशान नहीं था। चारों ओर जहरीली गैसें फैली हुई थीं। अगर आज का कोई जीव उस धरती पर पहुंच जाता तो एक पल भी जीवित नहीं रह पाता। इसी उथल पुथल के दौर में एक ऐतिहासिक घटना घटी। एक विशाल ग्रहाकार पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में फैल गया। समय के साथ यही मलबा जुड़कर चंद्रमा बना। चंद्रमा केवल एक उपग्रह नहीं है, बल्कि उसने पृथ्वी के भविष्य को स्थिर किया। इसने पृथ्वी की धुरी को संतुलित रखा, जिससे मौसम और जलवायु स्थिर हो सके। समय बीतता गया और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लाखों वर्षों के बाद इसकी सतह पर ठोस परत बनी। ज्वालामुखी अब भी सक्रिय थे और उनसे निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण का निर्माण किया। इस वातावरण में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन थी। जैसे जैसे तापमान गिरा, जलवाष्प संघनित होने लगी और आसमान से वर्षा शुरू हुई। यह सामान्य बारिश नहीं थी, बल्कि लाखों वर्षों तक चलने वाली वर्षा थी। लगातार होती वर्षा से पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा। धीरे धीरे महासागर बने। यही महासागर जीवन की पहली शरणस्थली बने। पानी ने पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित किया और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित वातावरण दिया। आज हम जिस नीले ग्रह को देखते हैं, उसकी नींव इन्हीं महासागरों में रखी गई थी। यह वह समय था जब पृथ्वी पहली बार जीवन के लिए तैयार हो रही थी। महासागरों की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, जीवन ने पहला कदम रखा। ये जीवन बेहद सरल थे, सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। न आंखें, न दिमाग, लेकिन जीवित रहने की अद्भुत क्षमता। यही जीव पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत थे। उन्होंने रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करना सीखा और धीरे धीरे वातावरण को बदलना शुरू किया। कुछ बैक्टीरिया ने एक क्रांतिकारी तरीका खोजा, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाना। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप वातावरण में ऑक्सीजन निकलने लगी। शुरुआत में यह ऑक्सीजन महासागरों में घुल गई, लेकिन समय के साथ यह हवा में जमा होने लगी। पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा और जीवन एक नए युग की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, पृथ्वी पर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। कई प्राचीन सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहते थे, इस नए वातावरण को सहन नहीं कर पाए। उनके लिए ऑक्सीजन जहर जैसी थी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के इतिहास की पहली बड़ी विलुप्ति हुई। लेकिन हर विनाश के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। यही ऑक्सीजन आगे चलकर जटिल जीवन के लिए रास्ता खोलने वाली थी। यह घटना इतिहास में ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट के नाम से जानी जाती है। ऑक्सीजन के बढ़ने से ऊर्जा उत्पादन के नए तरीके विकसित हुए। अब जीव अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे, जिससे उनके शरीर अधिक जटिल बनने लगे। कोशिकाओं के भीतर नाभिक बनने लगा और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जन्म हुआ। यह जीवन के विकास में एक क्रांतिकारी कदम था।
अब जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि अनुकूलन और विकास की दौड़ शुरू हो चुकी थी। समय के साथ एक कोशिका वाले जीवों ने मिलकर काम करना शुरू किया। बहुकोशिकीय जीवन का जन्म हुआ। लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले एक अद्भुत घटना घटी जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इस दौरान समुद्रों में जीवन की विविधता अचानक बढ़ गई। विचित्र आकारों, खोलों और अंगों वाले जीव प्रकट हुए। यह वह समय था जब जीवन ने कल्पना से परे रूप धारण किया। समुद्रों में जीवन फल फूल रहा था, लेकिन धरती अब भी वीरान थी। फिर कुछ साहसी पौधों ने जमीन पर कदम रखा। उन्होंने सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाकर वातावरण में और ऑक्सीजन जोड़ी। धीरे धीरे जमीन पर मिट्टी बनने लगी। पौधों के पीछे पीछे कीड़े और छोटे जीव भी जमीन पर आने लगे। पृथ्वी का चेहरा बदलने लगा। पौधों और कीड़ों के बाद उभयचर जीवों ने पानी और जमीन दोनों में रहना सीख लिया। उनके शरीर में फेफड़े विकसित हुए। यही उभयचर आगे चलकर सरीसृपों के पूर्वज बने। सरीसृपों के अंडे अब पानी पर निर्भर नहीं थे। इस स्वतंत्रता ने उन्हें पूरी धरती पर फैलने का अवसर दिया। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। इसी विकास की श्रृंखला से जन्म हुआ डायनासोर का। शुरुआत में वे छोटे और फुर्तीले थे, लेकिन समय के साथ कुछ प्रजातियां विशाल आकार की हो गईं। डायनासोर केवल राक्षस नहीं थे, बल्कि वे एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थे। कुछ शाकाहारी थे, जो जंगलों को आकार देते थे, और कुछ शिकारी, जो संतुलन बनाए रखते थे। डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। इस लंबे समय में महाद्वीप खिसकते रहे, जलवायु बदली, लेकिन डायनासोर अनुकूलन करते रहे। उन्होंने उड़ना सीखा, दौड़ना सीखा और कुछ ने समुद्रों में भी जीवन अपनाया। पृथ्वी का हर कोना उनके प्रभाव में था, लेकिन प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। लगभग 66 करोड़ वर्ष पहले अंतरिक्ष से आया एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर आज के मैक्सिको क्षेत्र में हुई। इसके प्रभाव से भूकंप, ज्वालामुखी और अग्नि तूफान उठ खड़े हुए। आकाश धुएं और धूल से भर गया। सूर्य का प्रकाश महीनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया। तापमान तेजी से गिरा। पौधे नष्ट हुए और उनके साथ उन पर निर्भर जीव भी। भोजन श्रृंखला टूट गई। डायनासोर, जो करोड़ों वर्षों तक अजेय थे, इस वैश्विक आपदा को झेल नहीं पाए। पृथ्वी एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन खाली। डायनासोर के जाने के बाद पृथ्वी पर नए अवसर पैदा हुए। छोटे स्तनधारी, जो अब तक छिपकर रहते थे, खुले वातावरण में फैलने लगे। उन्होंने गर्म रक्त, बाल और अधिक विकसित मस्तिष्क के साथ दुनिया को अपनाया। यही स्तनधारी आगे चलकर पृथ्वी के इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय लिखने वाले थे, मानव का अध्याय। स्तनधारियों के फैलने के साथ पृथ्वी का स्वरूप एक बार फिर बदलने लगा। जंगल घने होने लगे, घास के मैदान फैले और नए पारिस्थितिकी तंत्र बने। स्तनधारी छोटे आकार से बड़े आकार की ओर बढ़ने लगे। कुछ पेड़ों पर रहने लगे, कुछ जमीन पर दौड़ने लगे। उनके दिमाग पहले से अधिक विकसित थे, जिससे वे सीख सकते थे और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते थे। यही गुण आगे चलकर मानव विकास की नींव बना। समय के साथ पृथ्वी ने कई बार अत्यधिक ठंडे दौर देखे, जिन्हें हम हिमयुग कहते हैं। इन हिमयुगों में विशाल क्षेत्र मोटी बर्फ से ढक गए। तापमान गिरने से समुद्र का स्तर नीचे चला गया और महाद्वीपों के बीच जमीनी रास्ते बन गए। इन रास्तों से जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचे। मैमथ जैसे विशाल स्तनधारी इसी युग की पहचान थे। इन्हीं कठोर परिस्थितियों में मानव के पूर्वजों का उदय हुआ। अफ्रीका की गर्म भूमि में होमो हाबिलिस जैसे जीव पैदा हुए, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। इन औजारों ने उन्हें शिकार करने और भोजन तैयार करने में मदद की। धीरे धीरे उनका दिमाग बड़ा हुआ और सोचने की क्षमता बढ़ी। ये केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक विकास की शुरुआत थी। होमो इरेक्टस ने आग पर नियंत्रण पाया। आग केवल गर्मी या रोशनी का साधन नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और सामाजिक जीवन का केंद्र बनी। आग के चारों ओर बैठकर मानव ने संवाद करना शुरू किया। भाषा के बीज यहीं पड़े। आग ने भोजन को पकाने योग्य बनाया, जिससे अधिक ऊर्जा मिली और मस्तिष्क के विकास को गति मिली। समय के साथ होमो सैपियंस का उदय हुआ, एक ऐसा मानव जो न केवल सोच सकता था, बल्कि कल्पना भी कर सकता था। उसने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, संगीत रचा और प्रतीकों का प्रयोग किया। यह केवल जीवित रहने की कहानी नहीं थी, बल्कि भावनाओं, कला और संस्कृति की शुरुआत थी। मानव अब प्रकृति को समझने लगा था। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने खेती की खोज की। इस एक निर्णय ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। अब लोग स्थायी रूप से एक जगह रहने लगे। गांव बसे, फिर शहर बने। अनाज का भंडारण हुआ और समाज में वर्ग बनने लगे। यह सभ्यता का जन्म था, लेकिन इसके साथ संघर्ष और असमानता भी आई। नदियों के किनारे महान सभ्यताएं विकसित हुईं। सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। इन सभ्यताओं ने लेखन, कानून, वास्तुकला और विज्ञान की नींव रखी। मानव ने पहली बार इतिहास को लिखना शुरू किया। ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। पृथ्वी अब केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बदल रही थी। जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ीं, वैसे वैसे युद्ध भी बढ़े। संसाधनों और सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच दर्शन, धर्म और नैतिकता का विकास भी हुआ। मानव ने अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के अर्थ पर सवाल पूछने शुरू किए। यह चेतना का विस्तार था। विज्ञान ने मानव को नई आंखें दीं। पृथ्वी अब रहस्यमय नहीं रही, बल्कि अध्ययन का विषय बन गई। खगोलशास्त्र, भौतिकी और जीवविज्ञान ने प्रकृति के नियमों को उजागर किया। मानव ने यह समझा कि वह पृथ्वी का केंद्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। औद्योगिक क्रांति के साथ मानव की शक्ति कई गुना बढ़ गई।
मशीनें बनी, शहर फैले और जीवन तेज हो गया। लेकिन इस प्रगति की कीमत भी चुकानी पड़ी। जंगल कटे, प्रदूषण बढ़ा और पृथ्वी पर दबाव बढ़ने लगा। ये पहली बार था जब एक प्रजाति पूरे ग्रह को बदलने लगी। औद्योगिक युग के बाद मानव की गतिविधियां पृथ्वी के हर कोने तक पहुंच गईं। कोयला, तेल और गैस के अत्यधिक उपयोग ने वातावरण की संरचना बदलनी शुरू कर दी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं था, लेकिन इसके संकेत स्पष्ट थे। जलवायु परिवर्तन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पृथ्वी ने अतीत में भी गर्म और ठंडे दौर देखे हैं, लेकिन इस बार अंतर यह था कि बदलाव की गति बहुत तेज थी। बर्फ पिघलने लगी, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा और मौसम के पैटर्न अस्थिर हो गए। तूफान अधिक शक्तिशाली हुए और सूखे लंबे। ये प्रकृति की चेतावनी थी। पृथ्वी को सूर्य की घातक किरणों से बचाने वाला एक अदृश्य कवच है चुंबकीय क्षेत्र। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के तरल कोर से उत्पन्न होता है। यदि यह कवच न होता तो सौर पवन पृथ्वी के वातावरण को धीरे धीरे नष्ट कर देती। मंगल ग्रह इसका उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाएं भी जीवन के लिए उतनी ही जरूरी हैं। पृथ्वी की सतह विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, जो लगातार धीमी गति से खिसकती रहती हैं। इन्हीं प्लेटों की टक्कर से पर्वत बनते हैं, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। हिमालय जैसे पर्वत इसी प्रक्रिया का परिणाम है। प्लेट टेक्टोनिक्स ने महाद्वीपों को आकार दिया और जीवन के विकास को दिशा दी। एक समय था जब सभी महाद्वीप मिलकर एक विशाल भूभाग बनाते थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है। लाखों वर्षों में यह भूभाग टूटता गया और आज के महाद्वीप बने। महाद्वीपों की इस यात्रा ने महासागरों, जलवायु और जीवों के फैलाव को प्रभावित किया। पृथ्वी की सतह कभी स्थिर नहीं रही और शायद कभी रहेगी भी नहीं। पृथ्वी के इतिहास में 5 बड़े सामूहिक विलुप्तियां हुई हैं। इनमें से प्रत्येक ने जीवन का बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया, लेकिन हर बार जीवन ने नई दिशा ली। डायनासोर के बाद स्तनधारियों का उभरना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन कमजोर नहीं, बल्कि अत्यंत लचीला है। आज हम जिस जैव विविधता को देखते हैं, वह अरबों वर्षों के प्रयोगों का परिणाम है। हर पौधा, हर जानवर इस लंबी यात्रा की कहानी कहता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि विलुप्ति का कारण किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि एक प्रजाति से जुड़ा है, मानव। मानव ने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से पृथ्वी को समझा, नापा और बदला। हमने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे, चंद्रमा पर कदम रखा और मंगल तक रोबोट पहुंचाए। इन उपलब्धियों के बीच हमें यह भी समझ आया कि पृथ्वी कितनी अनोखी और नाजुक है। दूर से देखने पर यह एक छोटी सी नीली बिंदु जैसी दिखती है। जल, वायु और मिट्टी, ये तीनों जीवन की आधारशिला हैं। जब ये प्रदूषित होते हैं तो केवल प्रकृति ही नहीं, मानव समाज भी प्रभावित होता है। बीमारियां बढ़ती हैं, खाद्य संकट पैदा होता है और संघर्ष गहराते हैं। पृथ्वी की रक्षा करना अब केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। हमारे पास विकल्प हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, संरक्षण और सतत विकास के रास्ते मौजूद हैं। सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या चुनते हैं। पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया है, अब निर्णय हमारे हाथ में है। पृथ्वी केवल चट्टानों और पानी का गोला नहीं है। ये एक जटिल प्रणाली है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। महासागर हवा को नियंत्रित करते हैं, जंगल बारिश को और जीव संतुलन को। जब हम एक हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है। प्राचीन सभ्यताओं ने पृथ्वी को माता कहा। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि गहरी समझ का प्रतीक था। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि पृथ्वी एक स्वयं संतुलित प्रणाली की तरह काम करती है। इसे नष्ट करना स्वयं को नष्ट करने जैसा है। अगर हम पृथ्वी के इतिहास से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह कि परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन दिशा हमारे हाथ में हो सकती है। हम विनाश का रास्ता भी चुन सकते हैं और संरक्षण का भी। आने वाली पीढ़ियां हमारे निर्णयों के परिणामों के साथ जिएंगी। आज से अरबों साल बाद भी पृथ्वी मौजूद रहेगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हम भी उसके साथ हों। यह विचार डराने वाला नहीं, बल्कि जागरूक करने वाला है। हमें खुद से पूछना होगा, हम इस कहानी में कौन सा अध्याय लिखना चाहते हैं। 600 वर्षों की इस यात्रा में मानव एक पल भर के लिए आया है, लेकिन यह पल निर्णायक है। अगर हमने संतुलन चुना तो जीवन आगे बढ़ेगा, अगर नहीं तो पृथ्वी फिर से खुद को बदल लेगी। यह थी धरती की कहानी, अतीत, वर्तमान और भविष्य की। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी धरती की कहानी अतीत से भविष्य तक। लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।